नमस्कार, 24 किरण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। 6 या 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। कुछ राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान भी होगा, कुछ राज्यों में विधानसभा की चुनावी तारीखों का ऐलान भी होगा। तो कल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कुछ राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। 6 या 7 फेजेस में इस बार लोकसभा के इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो सकते हैं। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, यानी कि डेट्स लगभग क्लियर हो गई हैं। बस चुनाव आयोग की तरफ से अब ऐलान करना बाकी है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 6 या 7 चरणों में ये लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं और इसके साथ ही कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। लोकतंत्र के इस महासमर का कल बिगुल बज जाएगा और इसी के साथ ही चुनावी तारीखों का जैसे ही ऐलान होगा, देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। इस बार 6 या 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। खबर है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग की यही कोशिश होगी कि 1-2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएं। वहीं मध्य प्रदेश में भी 1 से 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। 7 फेज में ये वोटिंग हो सकती है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। इस बार 6 से 7 फेजेस में ये वोटिंग हो सकती है। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। दोपहर 3 बजे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 7 फेज में इस बार वोटिंग हो सकती है। 6 या 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार बस खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग शनिवार को तारीखों का ऐलान कर देगा और इसी के साथ शुरू हो जाएगी वो जंग जिसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लग जाएगी। यानी साफ है कि कोई भी पार्टी शनिवार के बाद जनता से लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर सकती है। खबरों के मुताबिक आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये घोषणा दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव 6 या 7 फेज में हो सकते हैं। वहीं ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, वो पूरा देश तैयार है। आज ये देश को जब पता चला है कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में तो चंदा पाकिस्तान की कंपनियों तक से लिया गया है, तो ये जो तथाकथित राष्ट्रभक्ति का जो राग था ये सामने आया है, तो जनता भी पूरी तरह से तैयार है।
देखिए, बीजेपी पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अब जनता के विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए मौजूद होने वाला है। धर्म को मानने वाली, कर्म को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच बहुत जल्द दिखेगी। और जिस तरह 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में विकास होता आ रहा है, 10 वर्षों से केंद्र में विकास होता आ रहा है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी अब नए विकास का आयाम रचने वाली है और बहुत जल्द जनता को वो सारी गारंटी पूरी करने वाली है। मोदी है तो मुमकिन है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में चुनाव की तारीखों के ऐलान और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिन का अंतर था। 2019 लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुए थे। चौथे दिन 23 मई को रिजल्ट आया था। इसी तरह 2014 में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी 5 मार्च को हो गई थी। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस बार भी रिजल्ट चौथे दिन 16 मई को आए थे। वहीं 2019 में एमपी में चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में मतदान हुए थे, तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव हर मायने में अलग होने वाले हैं, क्योंकि इस बार 2019 के मुकाबले वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। इसमें पुरुष मतदाता 49.7 करोड़ है, जबकि महिला मतदाता 47.1 करोड़ है। साफ है, एक और जहां 2014 लोकसभा चुनाव से विजय रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की निगाहें लगातार तीसरी जीत पर है, वहीं बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार किया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कैसे विपक्षी गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकती है। टीम न्यूज स्टे। तो कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और ऐसे में न्यूज स्टेट की नजर लगातार इस पर बनी हुई है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। नीलम जुड़ी हुई है राजधानी भोपाल से, तो वहीं विनोद ग्वालियर से सीधा जुड़ गए हैं। सचिन हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीलम आपके पास चलते हैं। नीलम, जब कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो क्या इसमें ये समझें कि मध्य प्रदेश में ये कोशिश होगी चुनाव आयोग की कि 1 से 2 फेज में ही इलेक्शन को कंप्लीट करवाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो अगर 2019 की हम बात करते हैं तो अप्रैल महीने के आखिरी में जो है वोटिंग शुरू हो चुकी थी मध्य प्रदेश में और 2 से 3 चरणों में यहाँ पर जो है वोटिंग की गई थी। इस बार भी जो है लगभग इसी तरह का कुछ जो है रणनीति चुनाव आयोग की तरफ से अपनाई जाएगी, क्योंकि हम लगातार यही देखते हैं कि जो एक अनुमानित समय होता है उसके मुताबिक ही पहले चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग नए चुनाव का भी कार्यक्रम तय करता है। और जैसा कि माना जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में जो है लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो सकती है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में तीसरे या चौथे चरण में जो है वोटिंग होने का अनुमान जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और इन लोकसभा सीटों में जो है 2 से 3 फेज में वोटिंग्स होती हैं और इस बार भी जो है लगभग यही अनुमान है कि 2 से 3 चरणों में वोटिंग्स मध्य प्रदेश के अलग अलग सीटों के लिए हो सकती है। कुछ बड़ी सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें रहती है, उन पर कब वोटिंग होगी जाहिर तौर पर ये देखना होगा कि क्योंकि सबसे बड़ी अगर हम बात करें छिंदवाड़ा सीट पर सभी की निगाहें रहती है। वहीं इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से गुना सीट से उतरने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में इन बड़ी सीटों पर सभी की निगाहें हैं कि यहाँ पर जो है किन किन चरणों में वोटिंग होगी। माना यही जा रहा है कि 3 से लेकर 5वें चरण में जो है मध्य प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों में निर्वाचन आयोग इस तरह का कार्यक्रम बनाएगा कि वोटिंग हो जाए, क्योंकि आज ही जो है भोपाल, अगर हम भोपाल सभा की बात करें तो भोपाल को लेकर के बैठक की गई है। कलेक्ट्रेट में पूरी तैयारियों को लेकर के बैठकें हुई हैं, समीक्षा की गई है कि क्या क्या जो है अमला यहाँ पर लग सकता है, कौन कौन से जो है पोलिंग बूथ्स है जहाँ पर निगरानी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो सकती है। और इन तमाम बातों को लेकर के पहले भी निर्वाचन आयोग जो है सभी कलेक्टर्स के साथ बैठक कर चुका है। आज भोपाल कलेक्ट्रेट में भी जो है इसे लेकर बैठक थी। तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब सभी को कल का इंतजार है कि कब मध्य प्रदेश में जो है इलेक्शंस होंगे, पर माना यही जा रहा है कि 3 से लेकर 5 चरण के बीच में जो है प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों में वोटिंग्स हो सकती है। जी
विनोद, ग्वालियर में किस तरीके की तैयारी नजर आ रही है इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि वोटर टर्नआउट एक बड़ी चुनौती ग्वालियर चंबल संभाग में अभी भी रहती है। कई जगह ऐसी होती हैं कि हमें आज भी देखने को मिलता है कि वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरें निकलकर सामने आती हैं, कई जगह फायरिंग तक हो जाती है। ये सब परिस्थिति इस बार उत्पन्न ना हो और वोटर ज्यादा से ज्यादा निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इस दिशा में कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले काफी दिनों से जनता के बीच में अब इसी बात की चर्चा हो रही है कि कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। और आम चुनाव देखिए देश का सबसे बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और इस पर्व की सफलता तभी बड़ी सफलता मानी जाती है जब लोग बढ़ चढ़कर अब मतदान करें और अपने मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि वो न केवल अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने जा रहे हैं बल्कि आज देश में एक ऐसी नई सरकार का गठन करेंगे जो उनके अपने मुताबिक होगी। लोग लगातार कहीं ना कहीं देखिए, चाहे वो सरकार की बातें हों या विपक्ष की बातें हों, भाषण हों या आरोप प्रत्यारोप हों, सब पर लगातार नजर बनाए बैठे हुए हैं और कौन अच्छा कौन बुरा इसकी तुलना भी कर लेते हैं। तो उस आधार पर वो अपना मतदान करने का मन भी बना लेते हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो इसके मायने यही है कि कल चुनाव की घोषणा हो सकती है। पूरा एक दिन मिल गया शासन और प्रशासन को तमाम सारी योजनाओं की स्वीकृति करने के लिए, बैठकें करने के लिए, नए आदेश जारी करने के लिए। तो अब तो दफ्तरों में अगर हम बात करें तो शासन के ज्यादातर दफ्तरों में फटाफट ऑर्डर निकल रहे होंगे, मीटिंग हो रही होगी, नई योजनाओं की स्वीकृति हो रही होगी, ताकि सरकार के प्रतिनिधि, शासन के प्रतिनिधि जनता के बीच में उन योजनाओं के बारे में बता सके। सामान्य तौर पे ये होता था कि इलेक्शन कमीशन की घोषणा चुनाव की 2 या 3 घंटे पहले ही एक प्रेस रिलीज जारी होती थी और उसके बाद अनाउंसमेंट सेम डे हो जाता था। इस बार ये देखा गया है कि एक दिन पहले जानकारी दे दी गई। तो इसके मायने ये है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जो शासन सरकार के द्वारा नीतियां हैं, जो नीतिगत निर्णय है, वो अधिकारी ले सकें और उसके बाद चुनाव में जुट जाएं। तो अभी तो ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासनिक अमला हस्ताक्षर और आदेश करने में जुटा होगा। जहां तक मध्य प्रदेश की चुनावी तैयारियों से ज्यादा इस वक्त शासन किस तरीके से शासन की योजनाओं को जल्द से जल्द आदेश कर उसे जमीन पर उतारा जाए, उस दिशा में फोकस नजर आ रहा है। इंदौर से हमारे साथ सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन, बताइए इंदौर में कैसी तैयारियां दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, कल ही कलेक्टर, जो इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह हैं, उन्होंने और सभी अधिकारियों ने साथ में पुलिस विभाग ने भी मीटिंग की थी और उसमें यही कुछ योजनाएं उन लोगों ने तैयार की है, जिसमें यही है कि सबसे जो मुख्य रूप से वो बात जो यही है कि चुनावी खर्चा और ये कहाँ खर्च होता है, कहाँ कैंडिडेट किस तरीके से करता है, उसको लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही वोटिंग मशीन की बात करें तो उसको भी पूरा जांचा परखा जा चुका है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कलेक्टर और उनकी टीम और जिला प्रशासन इन सब पूरी योजनाओं पे काम कर रहा था। और अब आने वाले समय में मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर वो सब पूरी मशीनें जो नियम अनुसार जो पूरा इंदौर का जो स्टेडियम है उस पे वहां पे पहुंचा दी जाएगी और उसके बाद फिर वहां से जो आगे की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वो लग जाएंगे। उसी तरीके से पूरी योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उसको कहाँ तक आखिरी मूलत रूप जो उनको देना है वो उसके ऊपर भी वो लोग काम करने में जुटे हुए हैं। जी नीलम, ये बताइए जरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम जो वहां पर तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी, लेकिन पार्टीज की तैयारियां कैसी नजर आ रही है? बीजेपी की तरफ से 29 की 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक सिर्फ 10 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित कर पाई है। बाकी उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो सकती है और कहां पेच फंस रहा है, कहां देरी कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने इस बार लोकसभा के लिए भी वही फॉर्मूला अपनाया जो हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि आचार संहिता लगने के पहले ही तमाम सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाए। लोकसभा के लिए भी जो है मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 2 अलग अलग सूची जारी करके बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी और हमने ये भी देखा कि कई सांसदों के टिकट भी काटे गए, तो कई पुराने चेहरों को एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से मौका दिया गया। बीजेपी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा जो है विश्वास में
नजर आ रही है कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। वोट परसेंट से लेकर के एक एक वोट बढ़ाने का जो टारगेट सेट किया गया है, पार्टी उस पर जो है काफी ज्यादा फोकस नजर आ रही है और अलग अलग रणनीति के तहत जो है जमीनी स्तर पर काम भी किया जा रहा है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है इस बार फिर से पीछे जो है नजर आ रही है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने में। हमने देखा कि अभी जो पहली सूची जारी हुई थी कांग्रेस की तरफ से, दूसरी सूची माफ करिएगा, जिसमें कि मध्य प्रदेश के 10 सीटों पर नाम थे, अभी जो है 29 सीटों पर नाम की घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है पहले ही इस चुनाव से किनारा कर चुके हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर के अरुण यादव तक जो है मना कर चुके थे कि चुनाव वो नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। विवेक तनखा भी मना कर चुके हैं। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के छोटी से छोटी इकाई से लेकर के बड़े नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसके चलते कहीं न कहीं कांग्रेस जो है अभी अलग अलग सीटों को लेकर के मंथन कर रही है कि किस सीट पर जो है ऐसे किस चेहरे को उतारा जाए जो कि बीजेपी के प्रत्याशी के सामने कड़ा मुकाबला करता हुआ नजर आएगा। तो जाहिर तौर पर जो सीटें जिन पर अभी जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, उनमें तमाम तरह के नामों को लेकर के चर्चा की जा रही, मंथन किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। कई सीटों पर सिंगल पैनल में नाम भी तय हो चुके हैं और कुछ सीटों पर 2 से 3 नाम जो है तय माने जा रहे हैं। पर कांग्रेस जो है अभी क्यों देरी कर रही है ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है एक हमने ये देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई थी तो काफी विरोध देखने को मिल रहा था। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव में भी इस तरह का विरोध जो है नामों को लेकर देखने को मिले, और शायद यह वजह हो सकती है कि कांग्रेस तमाम हर एक पहलू पर जो है पहले चर्चा कर रही है, कार्यकर्ताओं से बैठकें की जा रही है और उसके बाद जो है अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी, जो 19 मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें अभी बची हुई हैं। जी विनोद, इसमें ज्यादातर सीटें वो हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग में आती हैं। उससे तो अभी तक ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने सही मायने में टच तक नहीं किया है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने की वजह से कांग्रेस पार्टी अब उतने मजबूत कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही है? क्या ये वजह हो सकती है? और दूसरा ये कि क्योंकि इस बार जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उसमें फूल सिंह बरैया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लगभग 50 से कम उम्र के और 50 से 52-55 की लपेटे में ही है। तो क्या ये कोशिश कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, फूक फूक कर कदम रख रही है कि कैसे युवा कैंडिडेट्स को ही मौका दिया जाए? बिल्कुल, देखिए आपके 2 तरह के प्रश्न हैं। एक तो फूल सिंह बरैया लोकसभा को लेकर है, दूसरा आपने कहा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने का असर कांग्रेस पार्टी पे पड़ा है। तो मैं बता दूं, देखिए ग्वालियर चंबल संभाग अभी पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत गढ़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी में हुआ करते थे तो यहाँ 34 में से 27 सीटें कांग्रेस पर थी, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तब भी 34 में से 16 सीटें कांग्रेस के पास हैं और बीजेपी के पास 18, यानी लगभग आधी सीटों पर तो कांग्रेस मजबूत है। ऐसे में सिंधिया के जाने का फर्क तो पड़ा है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा जितना दूसरे रीजन में मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमजोर हो गई। यही वजह है कि कांग्रेस केवल 66 सीटों पर सिमट गई। उसमें ग्वालियर चंबल अंचल की भूमिका कांग्रेस के काफी हद तक पक्ष में रही है। जहां तक फूल सिंह बरैया की बात है तो देखिए, फूल सिंह बरैया से पहले की बात करें तो केवल एक सीट पर कांग्रेस ने अपना अभी तक कैंडिडेट घोषित किया है, वो है भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र, जहां भारतीय जनता पार्टी की संध्या राय से फूल सिंह का मुकाबला है। गुना सीट अभी खाली है सिंधिया के मुकाबले, ग्वालियर भारत सिंह के मुकाबले खाली है, और मुरैना में जो सिमंगल सिंह तोमर हैं उनके मुकाबले अभी तक कांग्रेस ने कोई नहीं उतारा। तो जो 4 महत्वपूर्ण सीटें हैं, चारों में से 3 अभी कांग्रेस के लिए खाली हैं, अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया है। केवल एक फूल सिंह बरैया इसलिए मजबूत माने जा रहे हैं कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े कद के नेता को टिकट दिया और वो भी लोकल के हैं। अभी तक भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने कई बार बाहरी प्रत्याशियों को भी उतारा, उसमें विश्वनाथ शर्मा थे, उदयन शर्मा थे, ये प्रत्याशी लड़े, लेकिन बीजेपी ने हमेशा ही अपने स्थानीय प्रत्याशी को मौका दिया और जीतते रहे। हालांकि पिछले 2-3 बार से मुरैना के आए हुए कैंडिडेट भी सांसद बने, जैसे संध्या राय है, अशोक अर्गल हैं, ये भी सांसद रहे। तो इस बार का चुनाव देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में काफी मजबूत रहेगा, क्योंकि विधानसभा के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस में लगभग बराबर टक्कर रही है। लेकिन सचिन, मालवा निमाड़ तो कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा में पूरी तरीके से साफ हो गया था। ऐसे में आज भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता, पूर्व विधायक से लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप तक, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए।
अब क्या मालवा निमाड़ में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ सके, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके, क्योंकि जीतू पटवारी खुद यहीं से आते हैं, तो क्या उस दिशा में कोई ठोस रणनीति बन रही है और क्या जीतू पटवारी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? विधानसभा चुनाव हार चुके हैं वो। जी बिल्कुल, अभी तक की बात की जाए तो बात करें इंदौर की, तो इंदौर में तो कांग्रेस अभी तक कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की किसी भी तैयारियों में शुरुआत भी नहीं की है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। कांग्रेस में इवन यहाँ पे कुछ भी अगर कोई दिक्कत भी होती है तो किसी प्रकार की कोई बैठक गांधी भवन पे अभी तक जो इनका कांग्रेस कार्यालय है वहां पे इन्होंने शुरू ही नहीं की है। बात करें महू की, तो महू से भी आज पूर्व विधायक जो बहुत कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, जिन्होंने इसके पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो भी अब है ना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे मालवाचल की बात करें तो मालवाचल में सबसे बड़ी समस्या जीतू पटवारी के लिए यही है कि वो कैंडिडेट जो बीजेपी के नेताओं से और उसके अलावा जो बीजेपी की जो ऐसे कैंडिडेट्स को जो ढूंढना जो बीजेपी का सीधा मुकाबला कर सके। खुद इस इलाके से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके से कांग्रेस कमजोर दिखाई देती है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।